प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व हम चर्चा कर चुके हैं प्राचीन भारत के आर्थिक इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों के बारे में। आज का हमारा विषय है आर्थिक इतिहास के साहित्यिक स्रोत। जैसे कि आप लोगों को पूर्व में भी ये बता चुकी हूँ कि किस तरह से इन स्रोतों के माध्यम से हमें तत्समय की विविध आर्थिक दशाओं की जानकारी मिलती है। इतिहासकार इतिहास निर्माण में राजनीतिक घटनाओं का तो उल्लेख करता ही है, परंतु जो जन सामान्य के आर्थिक जीवन से जुड़ी हुई होती है घटनाएं, उनका भी उल्लेख वह आवश्यक रूप से करता है। हमारे प्राचीन इतिहासकारों ने, साहित्यकारों ने या लेखकों ने जो कुछ भी अपनी रचनाओं में लिखा है, उनकी रचनाओं के माध्यम से हमें उस समय की आर्थिक स्थिति को जानने में सहायता मिलती है। जैसे कि हम देखें, वैदिक साहित्य, विविध पुराण, रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, हितोपदेश, कथा सरित्सागर, धर्मसूत्र, स्मृति साहित्य, गृहसूत्र, अर्थशास्त्र, ज्योतिष ग्रंथ। दक्षिण भारत का जो महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है संगम साहित्य। इसके अतिरिक्त ये ब्राह्मण साहित्य के अतिरिक्त अन्य संस्कृत भाषाओं के साहित्य के अतिरिक्त प्राचीन भारत के जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य से भी हमें प्राचीन काल के भारत की आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। ये कहा जाता है कि प्राचीन भारत में दो महत्वपूर्ण ग्रंथ आर्थिक स्थिति से संबंधित थे, जिनकी रचना केवल अर्थव्यवस्था की जानकारी देने के लिए की गई। इनमें मुख्यतः हम मौर्य वंश के आर्थिक इतिहास के स्रोत कौटिल्य के अर्थशास्त्र का नाम ले सकते हैं, और दूसरा जो महत्वपूर्ण स्रोत है जिसके लेखक के बारे में ये कहा जाता है कि अज्ञात लेखक है जिसने इसकी रचना की थी, ये है पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी नामक ग्रंथ। चूँकि इन दोनों से ही हमें आर्थिक इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण जानकारी होती है, इसके अतिरिक्त और कौन कौन से महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत हैं जिनसे हम हमारे प्राचीन भारत के आर्थिक इतिहास को जान सकते हैं, तो इन सभी की चर्चा आज हम यहाँ पर करेंगे। सर्वप्रथम हम देखें वैदिक साहित्य के बारे में। आप सभी को विदित है कि लेखन कला का विकास हालांकि सिंधु सभ्यता में हमें दिखाई देता है, परंतु सिंधु लिपि जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए उस समय के कोई ज्ञात लिखित स्रोत या साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं। वैदिक काल से लिखित साहित्यिक सामग्री हमें मिली है, और इस वैदिक काल में हमारे ऋषि मुनियों ने वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, स्मृतियाँ, सूत्र साहित्य, पुराण, इन सभी की रचना करी। महाकाव्य जो दो महत्वपूर्ण हैं, रामायण और महाभारत, इनसे भी हमें प्राचीन भारत के आर्थिक इतिहास को जानने में सहायता मिलती है। सबसे प्राचीनतम जो वेद है ऋग्वेद, इसके 10वें मंडल से हमें प्राचीन भारत के वैदिक काल की आर्थिक स्थिति को जानने में सहायता मिलती है। इसमें कृषि के विषय में बहुत सारे उल्लेख इसके श्लोकों के माध्यम से बताए गए हैं। इसी तरह शतपथ ब्राह्मण, हर वेद का अपना ब्राह्मण साहित्य होता था, तो इसी तरह जो शतपथ ब्राह्मण है, इस शतपथ ब्राह्मण में एक स्थान पे कहा गया है कि उस समय कौन कौन सी वनस्पति उत्पन्न होती थी, कृषि कर्म में कौन कौन सी ग्राम्य औषधि होती थी, इन दोनों में क्या अंतर था, इन सब का उल्लेख इसमें किया गया है। इसी तरह अथर्व वेद में प्रभुत्व अन्न प्रदान करने के लिए सीता कहते हैं जो खेत जुता हुआ होता था उसकी प्रार्थना की गई है। इस तरह से हम देखें तो हमारे वेदों में अलग अलग श्लोकों के माध्यम से, ऋचाओं के माध्यम से कृषि से संबंधित, पशुपालन से संबंधित और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों से संबंधित विविध स्थितियों का उल्लेख किया गया है। कृषि कर्म और पशुपालन के अतिरिक्त जो अन्य उद्योग धंधे थे, शिल्प कला था, इन सभी का ज्ञान हमें वैदिक साहित्य से मिलता है। चूँकि इसमें विविध उद्योगों की सूची आश्चर्यजनक रूप से एक विस्तृत है, लंबी सूची है। पुरुषमेध यज्ञ की यदि हम चर्चा करें तो इसमें जो बलि दी जाती थी, इन सभी की जानकारी हमें इसके माध्यम से मिलती है। इसी तरह जो प्राचीन काल के अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण जो स्रोत होते थे, महत्वपूर्ण जो कारक होते थे, जैसे कर्मा, रत्का, शता, भागदूत, ग्रामणी, जो राजा के रत्नीन भी कहलाते थे, इन सब का उल्लेख भी इन वेदों और उपवेदों के अंतर्गत देखने को मिलता है। ब्राह्मण साहित्य के
अतिरिक्त चूँकि वार्ता का उल्लेख भी इसमें किया गया है, वार्ता से तात्पर्य कृषि, पशुपालन और व्यापार वाणिज्य से संबंधित है, जिसकी चर्चा हम आगे अध्याय में करेंगे। आज हम साहित्यिक स्रोतों के बारे में देख रहे हैं। इस तरह हम देखें तो वेदों में, ब्राह्मण साहित्य में, आरण्यक उपनिषदों में आर्थिक इतिहास निर्माण की चर्चा की गई है। धर्मशास्त्रों का भी महत्वपूर्ण स्थान इसमें देखा गया है। धर्मशास्त्रों के अंतर्गत धर्मसूत्र, स्मृति, टीका, निबंध इनको शामिल किया जाता है। धर्मसूत्रों का समय 500 ईस्वी से लेकर 500 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के आसपास माना जाता है। धर्मसूत्रों से हमें उस समय की आर्थिक स्थिति को जानने में सहायता मिलती है। कौन कौन सी श्रेणियाँ प्रचलित थी, क्या उनके नियम थे, और सूद और ब्याज के क्या नियम थे, व्यापार वाणिज्य कैसा था, सिक्कों का प्रचलन कैसा था, किस तरह से बनाए जाते थे, कौन कौन से सिक्के प्रचलित थे, इन सभी की जानकारी हमें आपस्तम्ब धर्मसूत्र, बौधायन धर्मसूत्र, गौतम धर्मसूत्र इन सभी से मिलती है। इसी तरह धर्मसूत्रों के साथ साथ स्मृति साहित्य का भी महत्वपूर्ण स्थान है। आप लोगों को पता है तो मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है, जिसे मनु संहिता या मानव धर्मशास्त्र भी कहा गया है। और इसी में सर्वप्रथम हमें प्राचीन भारत के, चूँकि शुंगकालीन रचना है तो इससे हमें उस समय के प्राचीन भारत के आर्थिक जीवन की स्थिति की जानकारी मिलती है। इस मनुस्मृति पर हमारे टीकाकारों भारूची, मेधातिथि, गोविंदराज, कुल्लुक भट्ट इन्होंने टीकाएँ लिखी है और इनसे भी हमें उस समय के आर्थिक जीवन के विविध पक्षों को जानने में सहायता मिलती है। मनुस्मृति में अर्थ को मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकता स्वीकार किया गया है और इसे जो 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उन चारों पुरुषार्थों में से अर्थ को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसी तरह हम देखें याज्ञवल्क्य स्मृति, जिस पर विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपराग ने टीकाएँ लिखी हैं और इन टीकाकारों ने आर्थिक संस्थाओं के विकास पर विभिन्न दृष्टिकोणों से प्रकाश डाला है। जैसे नारद स्मृति की यदि हम चर्चा करें तो इसमें दिनार का उल्लेख किया गया है। इस तरह से याज्ञवल्क्य स्मृति से हमें मौर्योत्तर काल के आर्थिक इतिहास को जानने में सहायता मिलती है। चूँकि याज्ञवल्क्य स्मृति में ही पहली बार हमें उत्तराधिकार संबंधी विधि नियमों की जानकारी मिलती है। याज्ञवल्क्य ने साझेदारी के नियमों पर भी अपनी स्मृति में विचार दिए हैं। इस तरह से हम देखें तो स्मृति साहित्य के माध्यम से भी हमें प्राचीन भारत के आर्थिक जीवन को देखने में सहायता मिलती है। इसी तरह हम गृहसूत्रों का नाम लें तो ये गृहसूत्र पद्य में लिखे गए हैं। खादिर, गोमिल, बौधायन, पराशर इत्यादि गृहसूत्र हैं जिनका समय 500 ईसा पूर्व तक माना गया है। इसमें प्राचीन भारत की सामाजिक स्थिति के साथ साथ आर्थिक स्थिति पर भी प्रकाश डाला गया है। पारस्कर गृहसूत्र की यदि चर्चा करें तो आर्थिक इतिहास अध्ययन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसी के साथ हम देखें कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र की रचना करी, प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण आर्थिक इतिहास से संबंधित ये ग्रंथ है अर्थशास्त्र, जिसके 15 अधिकरण हैं और इन 15 अधिकरणों में हर अधिकरण में अलग अलग व्यवस्थाएं हमें देखने को मिलती है। इसका जो प्रथम अधिकरण है उसमें राजस्व संबंधी विविध विषयों का वर्णन किया गया है। दूसरा जो अधिकरण है इसमें कृषि, वाणिज्य, शिल्प, सिंचाई, मुद्रा की ढलाई, इस पे बहुत विस्तार से चर्चा की गई है। तो इस तरह से हम देखें चाणक्य ने, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के माध्यम से मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का तो उल्लेख किया ही है, साथ ही आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक प्रणालियों की चर्चा भी अपने इस अर्थशास्त्र के माध्यम से की है। अर्थशास्त्र में अर्थ को प्रधान पुरुषार्थ माना गया है। इसी तरह हम देखें तो जो विविध आर्थिक क्रियाकलापों को संपादित करते थे, सीताध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, पोतवाध्यक्ष, सुराध्यक्ष, इन सभी का उल्लेख किया गया है। अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन की बात इसमें की गई है। तो अर्थव्यवस्था की संपूर्ण जानकारी हमें इस अर्थशास्त्र के माध्यम से मिलती है। साहित्यिक स्रोतों में 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत को भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। हालांकि हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास की दृष्टि से इनका महत्व देखा गया है, परंतु यदि हम आर्थिक दृष्टि से भी देखें तो उस समय के पशु पक्षी, कृषि, पशुपालन की दशाएं, वर्षा की स्थिति, इन सब का उल्लेख हमें इसके माध्यम से मिलता है। महाभारत, जिसको शतसहस्त्री संहिता भी कहा गया है, इसमें आर्थिक जीवन से संबंधित विविध गतिविधियों का उल्लेख किया गया है।
इसके शांति पर्व में करारोपण सिद्धांत पर प्रकाश डाला गया है। ब्राह्मण साहित्य में जो महत्वपूर्ण अंग पुराणों का माना गया है 18 पुराण है, और इन पुराणों में विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, भागवत पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण और भविष्य पुराण सबसे प्राचीन माने जाते हैं। और इन पुराणों में अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हमें देखने को मिलती है, जिसकी विस्तार से हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से कृषि की स्थिति थी और कृषि कार्य में किन किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था, खाद्यान्न फसलें, व्यापारिक फसलें, और वर्षा की क्या स्थिति थी, सिंचाई किसके माध्यम से होती थी। पौराणिक ग्रंथों के अध्ययन से ही हमें पता चलता है कि शिल्प, व्यवसाय, उद्योग धंधों का प्रचलन प्रमुख रूप से होता था। तो इस तरह से हम देखें तो इन पौराणिक साहित्य के माध्यम से हमें उस समय की आर्थिक गतिविधियों को जानने में सहायता मिलती है। श्रेणी व्यवस्था की क्या स्थिति थी, कौन कौन से उद्योग धंधे प्रचलित थे, और उस समय के कौन कौन से उद्यमी थे, जैसे सुवर्णकार, धातुकार, चर्मकार, दंतकार, कुंभकार, इन सभी के व्यवसायों की विस्तार से चर्चा पुराणों के माध्यम से की गई है। इसी तरह जो एक महत्वपूर्ण साहित्य है दक्षिण भारतीय संगम साहित्य है, इस संगम साहित्य में चोल, चेर, पांड्य वंश के शासकों के आर्थिक जीवन की स्थिति की जानकारी हमें मिलती है। उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी, व्यापार वाणिज्य की क्या स्थिति थी, कौन कौन से महत्वपूर्ण बंदरगाह थे, किन किन व्यापारिक वस्तुओं का आयात निर्यात होता था, उत्पादन सामग्री क्या क्या थी, आय व्यय के स्रोत क्या थे, सभी की जानकारी हमें इस संगम साहित्य के माध्यम से मिलती है। इसी तरह हम देखें प्राचीन भारत में जीवन चरित्रों की भी रचना की गई। अनेक नाटक, काव्य ग्रंथ संस्कृत साहित्य में लिखे गए, व्याकरण, ज्योतिष ग्रंथ, शब्दकोश जैसे बहुत से ऐसे साहित्यिक ग्रंथ हैं जिनके माध्यम से हमें तकनीकी तथा प्राचीन भारत की आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। जैसे एक उदाहरण मैं आप लोगों को दूँ तो कल्हन की राजतरंगिणी जो कि 12वीं सदी की रचना है, इससे हमें कश्मीर के राजनीतिक इतिहास के साथ साथ उस समय के आर्थिक संगठन को भी जानने में सहायता मिलती है। कालिदास की रचनाओं के माध्यम से गुप्तकालीन आर्थिक जीवन पर भी प्रकाश डाला गया है। शूद्र की मच कटिकम है, दंडी की 10 कुमार चरित है, इसी तरह बाणभट्ट की रचनाएं हैं, विशाखदत्त की रचनाएं हैं। सभी के माध्यम से हमें प्राचीन भारत के आर्थिक इतिहास को जानने में सहायता मिलती है। प्राचीन भारत के जो आर्थिक चिंतक थे मनु, गौतम, बृहस्पति, कात्यायन, पतंजलि, कल्हन, इन सभी की रचनाओं के माध्यम से है हमें प्राचीन भारत में संपत्ति के अधिकारों की, संपत्ति के स्वामी की, इन सभी की व्यापक जानकारी इनकी रचनाओं के माध्यम से मिलती है। इसी तरह देखें तो ग्रामीण और शहरी जीवन में क्या क्या अंतर था, उस समय के आर्थिक जीवन में क्या अंतर था, ये सारा उल्लेख हमें इन आर्थिक चिंतकों की रचनाओं से मिलता है। इसी तरह हम देखें प्राचीन भारत की, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसे प्रथम सदी ईस्वी में किसी ग्रीक मल्लाह ने लिखा था। उसके नाम का आज तक किसी को भी ज्ञान नहीं हो पाया है। इससे हमें प्राचीन भारत के बंदरगाहों की, विदेशी व्यापार की, दक्षिण भारतीय व्यापारिक स्थिति की, सामुद्रिक व्यापारियों की कि किन किन परिस्थितियों में वो व्यापार करते थे, इन सभी की जानकारी इस पुस्तक के माध्यम से मिलती है। इसी तरह जो श्रेणी व्यवस्था थी, श्रेणी व्यवस्था की जानकारी भी हमें अपने प्राचीन ग्रंथों, कथा सरित्सागर, कथा कोश, इन सभी से मिलती है। इसी तरह इन हिंदू और ब्राह्मण साहित्य के अतिरिक्त, संस्कृत साहित्य के अतिरिक्त बौद्ध और जैन साहित्य में भी तत्कालीन भारत के आर्थिक इतिहास के विविध पहलुओं को उजागर किया गया है। बौद्ध साहित्य की बात यदि हम करें तो इसमें त्रिपिटकों का महत्वपूर्ण स्थान है और इनमें कृषि कार्यों और बौद्ध भिक्षुओं की आर्थिक स्थिति के बारे में, उस समय क्या व्यापार वाणिज्य प्रचलित था, कृषि की क्या स्थिति थी, इन सभी की जानकारी हमें इन बौद्ध साहित्य ग्रंथों से मिलती है। जातक ग्रंथ भी महत्वपूर्ण है, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से ये संबंधित है और इन कथाओं के माध्यम से हमें उस समय के आर्थिक जीवन को जानने में सहायता मिलती है। इसी तरह मिलिंद हो, महावंश, महानिद्वेश, आचारोमुख ग्रंथ, इन सभी से हमें प्राचीन भारत के व्यापार वाणिज्य और उद्योगों की स्थिति जानने में सहायता मिलती है। इसी तरह पाली बौद्ध ग्रंथ है, इनसे हमें भारतीय व्यापारियों की समुद्र यात्राओं की जानकारी मिलती है।
चुल्वक के माध्यम से हमें कृषि व्यवस्था की जानकारी मिलती है। इसी तरह जो प्राचीन पाली साहित्य के अतिरिक्त जैन साहित्य लिखा गया है, इन जैन ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं और इनका अंतिम रूप से संकलन 6वीं सदी ईस्वी में किया गया है। इसमें हम देखें तो कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, आश्रांग सूत्र, इन सभी का महत्वपूर्ण स्थान है और इन सभी के माध्यम से हमें प्राचीन भारत के आर्थिक जीवन को जानने में सहायता मिलती है। आर्थिक जनजीवन की झलक हमें मिलती है, व्यापार वाणिज्य की झलक इसके माध्यम से मिलती है। तो इस तरह से हम देखें साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से हमें प्राचीन भारत के आर्थिक जीवन को जानने में सहायता मिलती है। इसके आगे हम चर्चा करेंगे विदेशी यात्रियों के वृत्तांत के बारे में। इस तरह से हम देखें तो साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से हमें प्राचीन भारत के आर्थिक इतिहास को जानने में सहायता मिलती है।